सो हेलो माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करता हूँ कि आप सब जहाँ पर भी होंगे बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और मज़े में होंगे। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए एक्सप्लेन करने वाला हूँ सोल लाइन 2 का एपिसोड नंबर 66। तो जैसा कि एपिसोड 65 के लास्ट पर हमने देखा था कि यहाँ पे यूहाओ को वांगडोंग की रियल आइडेंटिटी के बारे में पता लग गया था। इसीलिए यूहाओ यहाँ पर बाकी सारी लड़कियों को छोड़कर सीधा जाकर वांगडोंग को प्रपोज कर देता है और वांगडोंग भी उसके प्यार को फौरन ही एक्सेप्ट कर लेती है। अब आगे दोस्तों, वीडियो कंटिन्यू करने से पहले मेरी आप तमाम लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर देना। आपके सब्सक्राइब करने से मेरी थोड़ी सी मोटिवेशन होगी और मैं कोशिश करूंगा कि आगे चलकर इसी तरह की मजीद आपके लिए स्टोरीज लेकर आऊं। तो चलिए बगैर किसी देरी के वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। तो इस एपिसोड की शुरुआत यहाँ बिल्कुल उसी सीन से शुरू होती है जहाँ यूहाओ और वांगडोंग को एक दूसरे के इतने ज्यादा करीब देखकर वो बाकी सारी लड़कियां कह रही थी कि वाओ, हम लोग आज तक इस बात का पता भी नहीं लगा पाए कि वांगडोंग असल में एक लड़की है। बेशक हमने पहले यूहाओ को खो दिया और हमें लग रहा था कि हमारा कंपटीशन अब ज्यादा हो चुका है, लेकिन अब हमें ये बात भी जानने को मिल रही है कि हमने यहाँ पर एक और क्रश को खो दिया है, क्योंकि उनमें से कई सारी लड़कियां वांगडोंग पर फिदा थीं। दूसरी तरफ सीन शिफ्ट होकर यहाँ यूहाओ और वांगडोंग पर आ जाता है। यूहाओ वांगडोंग से कह रहा था कि प्लीज मुझे माफ कर देना, मैं इस बात का पता ही नहीं लगा पाया कि तुम्हारी जैसी एक खूबसूरत गोडेस शुरू से लेकर अब तक मेरे साथ है। यूहाओ की इस तरह की बातें सुनकर वांगडोंग भी उसे जवाब देते हुए कहती है कि प्लीज मुझे भी माफ कर दो। मुझे यहाँ पर डर लग रहा था कि कहीं तुम मेरी असली फॉर्म को देखकर मुझे रिजेक्ट ही ना कर दो, और मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती थी। वांगडोंग की ये बात सुनकर यूहाओ उसे कहता है कि ऐसा कभी होना ही नहीं वाला था। दूसरी तरफ जू शेंगशी इन दोनों की आंखों में एक दूसरे के लिए इतना ज्यादा प्यार देखकर काफी ज्यादा इमोशनल हो गया था। वो यहाँ पर कहता है कि वांगडोंग ने वाकई अपनी रियल आइडेंटिटी काफी अच्छे तरीके से छुपाई, क्योंकि मैं भी सेम डोरमेट्री में रह रहा था। दूसरी तरफ सीन शिफ्ट होकर केटाओ और जियाओजियो पर आ जाता है। जियाओजियो यहाँ पर कहती है कि अगर कुछ दिनों पहले वांगडोंग ने हमें अपनी रियल आइडेंटिटी के बारे में ना बताया होता तो आज भी हम काले अंधेरे में ही रह रहे होते, बिल्कुल यूहाओ की तरह। हम में से कोई भी इस बात का अंदाजा भी नहीं लगा पाया था, इसलिए यूहाओ तुम अपने आप को बेवकूफ मत समझो। दूसरी तरफ केटाओ भी अपने छोटे भाई को ब्लेसिंग देते हुए कहता है कि आखिरकार हम लोग उन लोगों से जा मिले हैं जिनसे हम सच्चा प्यार करते हैं। मिस जियांगनिन भी यहाँ पर इन दोनों का प्यार देखते हुए कह रही थी कि प्यार बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए, ये बहुत ज्यादा रोमांटिक है और किसी भी रिलेशनशिप की शुरुआत बिल्कुल इसी तरह होनी चाहिए। जबकि ये कहते हुए मिस जियांगनिन यहाँ पर जू शेंगशी की तरफ भी देख रही थी। वो जरूर जू शेंगशी को यहाँ पर पसंद करती है, लेकिन पता नहीं क्या बात है कि वो अपने प्यार का इजहार जू शेंगशी के लिए नहीं कर पा रही। यहाँ स्टेज पर तो यूहा और वांगडोंग एक दूसरे के गले लग जाते हैं और ब्रदर बीबी भी यहाँ पर इन दोनों को ब्लेसिंग देते हुए सी गोड फेस्टिवल को एंड कर देते हैं। साथ ही साथ ब्रदर बीबी यहाँ पर टेंगिया को याद कर रहा था। वो टेंगिया को याद करते हुए कहता है कि टेंगिया, आखिर तुम कहाँ पर हो? मैं आज के दिन तुम्हें बहुत ज्यादा मिस कर रहा हूँ। दूसरी तरफ सीन शिफ्ट होकर यहाँ मास्टर यान पर आ जाता है, जहाँ पर मास्टर जुआन के पास आते हुए मास्टर यान कह रहे थे कि अब तो सी गोड फेस्टिवल खत्म हो चुका है, क्या हम यूहाओ को मीटिंग के लिए बुलवा लें ताकि हम उससे सोल स्पिरिट के बारे में जान सकें। मास्टर जुआन यहाँ पर उनके सवाल का जवाब देते हुए कहते हैं कि चिल यार, अभी तो ये दोनों प्यार करने वाले एक दूसरे से जाकर मिले हैं, इन दोनों को आज की रात एंजॉय करने दो, हम कल इस बारे में मीटिंग रखेंगे। कल के दिन हम लोग पोसाइडन पवेलियन में एक मीटिंग रखेंगे, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आज की रात तुम लोग भी यहाँ पर एंजॉय करो। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि यूहाओ और वांगडोंग भी इस रात को एंजॉय कर रहे थे। वांगडोंग यहाँ पर यूहाओ से कहती है कि प्लीज मुझे माफ कर देना, मुझे अभी भी अच्छा नहीं लग रहा कि मैंने तुमसे अपनी रियल आइडेंटिटी छुपाई। यूहाओ उसकी बात का जवाब देते हुए कहता है कि नहीं, तुमने बिल्कुल अच्छा किया। अगर तुम यहाँ पर अपनी रियल आइडेंटिटी के साथ यहाँ श्रेक एकेडमी में आई होती तो सच में बहुत सारे लड़के तुम्हारे पीछे पड़ जाते और मुझे तुम्हें हासिल करने में और ज्यादा मेहनत करनी पड़ती। मैं लकी फील कर रहा हूँ कि तुम मेरे साथ हो, ऐसा लग रहा है कि जैसे ये कोई ख्वाब हो। क्या तुम सच कह रही हो? क्या तुम मुझसे प्यार ही करती हो ना? कहीं तुम मुझे छोड़कर तो नहीं चली जाओगी? जो सुनकर वांगडोंग पलटते हुए कहती है कि तुम एक नंबर के इडियट हो, क्या तुम अभी तक भी समझ नहीं पाए? यह सुनकर यहाँ पर यह भी याद करता है कि जब भी उस पर कोई परेशानी आती थी तो वांगडोंग सबसे पहले आगे बढ़कर उसके साथ देती थी। यहाँ पर तो वांगडोंग भी किसी चीज की परवाह नहीं करती थी, वो तो यहाँ पर अपनी जान को खतरे में डालकर यूहाओ की हिफाजत करती थी। ये सब याद करते हुए यूहाओ उससे कहता है कि अब से ये सारी जिम्मेदारी मेरी है, मैं यहाँ पर तुम्हारी हिफाजत करूंगा। यहाँ इन दोनों के दरमियान काफी ज्यादा रोमांटिक सीन चल रहे थे, जबकि गोल्ड रैल्म से यहाँ पर तांग सैन और जीवू इन दोनों का प्यार को देखकर काफी ज्यादा खुश फील कर रहे थे,
क्योंकि आखिरकार उन दोनों की बेटी को भी एक सच्चा प्यार करने वाला मिल गया था। दूसरी तरफ यहाँ नीचे यूहो अचानक वांगडोंग से कहता है कि वैसे जब तुमने मुझे अपनी सिस्टर के बारे में बताया था तो मैंने शेक एकेडमी में एक लड़की देखी जो कि दिखने में बिल्कुल तुम्हारी तरह की ही थी। उसे देखकर तो मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद वही तुम्हारी सिस्टर है और उसका नाम वांगका नीर था, लेकिन उसके बारे में मैं कुछ ज्यादा नहीं जानता। जो सुनकर यहाँ वांगडोंग जवाब देते हुए कहती है कि ऐसा कैसे मुमकिन है, मेरी तो कोई बायोलॉजिकल सिस्टर भी नहीं, तो आखिर तुम किस लड़की की बात कर रहे हो। युहा का भी इस सवाल का देने को तो कुछ जवाब नहीं था। तभी अचानक वांगडोंग युहा से कहती है कि मुझे याद है मेरे अंकल ने यहाँ पर तुम्हें कुछ देने के लिए बोला था, और वो ये कहते हुए अपने पास से एक पाउच निकालकर युहा को दे देती है। युहा भी यहाँ पर उस पाउच को देखते हुए कहता है कि ये तो वही पाउच है ना जो मास्टर न्यूटियान ने तुम्हें दिया था, आखिर तुम मुझे ये क्यों दे रही हो और इसके अंदर क्या चीज मौजूद है। जिस पर वांगडोंग जवाब देते हुए बोलती है कि मैं तो खुद भी नहीं जानती कि आखिर इसके अंदर क्या है, मुझे सिर्फ अंकल न्यूटन ने ये बताया था कि उनके फादर ने उन्हें ये दिया था। साथ ही साथ मेरे फादर ने अंकल न्यूटन से ये भी कहा था कि अगर फ्यूचर में मुझे कोई लड़का पसंद आ जाता है तो यह पाउच उसे दे दिया जाए। जो सुनकर तो यूहो यहाँ पर उस पाउच को खोलने की कोशिश करता है। वांगडोंग यहाँ पर उसे रोकते हुए कहती है कि अभी तुम इसे मत खोलो क्योंकि उस पर मेरे फादर की सील लगी हुई है जिसे तुम अभी ओपन नहीं कर सकते। जब सही वक्त आएगा तो तुम इसे खोलकर देख लेना। यह भी यहाँ पर वांगडोंग की इस तरह की बातें सुनकर उस गिफ्ट को अपने पास रख चुका था। इसके बाद ये लोग भी आखिरकार यूं ही वॉक करते करते अपने रूम के पास आ जाते हैं, जहां वांगडोंग तो अपने रूम में चली गई थी, लेकिन यूहो भी उसे फॉलो करते करते उसके कमरे में चला जाता है। तभी हम लोग देखते हैं कि वांगडोंग जबरदस्ती यूहो को कमरे से बाहर निकाल देती है। वो यहाँ पर कहती है कि अब ये तुम्हारा रूम नहीं है, तुम्हारा रूम यहाँ पोसाइडन पवेलियन के अंदर है। गुड नाइट, मुझे सोना है, बाय बाय। ये सब कहते हुए वो फौरन से शर्मा कर दरवाजा बंद कर देती है। जबकि यह भी यहाँ पर सोचते हुए कहता है कि वांगडोंग की रियल आइडेंटिटी के साथ यहाँ पर काफी सारी चीजें बदल गई हैं। इन सब चीजों की आदत लगने में मुझे यहाँ पर थोड़ा सा टाइम तो लगेगा। ये कहते साथ ही यूहो वहाँ से रवाना हो गया था। इसके बाद हम लोगों को यहाँ नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है, जहाँ यूहो पोसाइडन पवेलियन में मौजूद था। तो यूहो की आंख काफी ज्यादा लेट खुली थी और वो यहाँ पर सरप्राइज होते हुए कहता है कि आज तो मैं काफी ज्यादा देर सो गया हूँ, क्योंकि पोसाइडन पवेलियन गोल्डन ट्री पर मौजूद है और गोल्डन ट्री की ये खासियत है कि वो किसी को भी अच्छे तरीके से हील कर सकता है। यह यहाँ पर फौरन से खड़ा होकर तैयार होते हुए कहता है कि अब बाकी वक्त का इस्तेमाल करते हुए मुझे अब कल्टीवेशन प्रैक्टिस करनी चाहिए। जो सब कहने के बाद यह भी बाहर की तरफ आकर मेडिटेशन करने बैठ जाता है। तभी अचानक वहाँ पर मास्टर यान आ जाते हैं। मास्टर यान को यहाँ पर देखकर यूहो उन्हें ग्रीट करता है। मास्टर यान यहाँ पर यूहो से कहते हैं कि यूहो तुम्हें मेरे साथ चलना होगा, यहाँ पर बहुत सारे लोग तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। जो सुनकर तो यूहो को यहाँ पर बिल्कुल भी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। मास्टर यान यहाँ पर यूहो को बताते हैं कि अक्सर में मास्टर जुआन ने यहाँ पर एक मीटिंग रखी है। चूंकि सी गॉड फेस्टिवल में तुमने यहाँ पर अपनी स्पिरिट सोल दिखाई थी, तो सभी लोग ये जानना चाहते हैं कि आखिर वो स्पिरिट सोल है क्या। इसी सोल स्पिरिट के बारे में यहाँ पर एक मीटिंग रखी गई है, जहाँ पर तुम्हारा आना बहुत ज्यादा जरूरी है। यह सुनकर तो यूहो भी मास्टर यान के साथ मीटिंग की तरफ जाना शुरू कर देता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर यहाँ पर यूहो के बाकी दोस्तों की तरफ आ जाता है, जो कि एक जगह पर इकट्ठा हो रहे थे। वांगडोंग भी वहाँ पर आ जाती है। मिस्टर बीबी यहाँ पर कहते हैं कि ये बहुत ही ज्यादा अच्छा मौका है। एक काफी लंबे अरसे के बाद आखिरकार सेवन शेक ट्रैवल दोबारा से इकट्ठे हो रहे हैं। हमें सिर्फ यहाँ पर यूहो का इंतजार है। एक मरतबा यूहो आ जाए, हम लोग फिर यहाँ पर न्यू टैंक सेट की बिल्डिंग को देखने के लिए जाएंगे। इसके दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि यूहो यहाँ पर पोसाइडन पवेलियन के मीटिंग एरिया में पहुंच चुका था, जहाँ पर वो आते हुए सबसे मादर करते हुए कहता है कि प्लीज मुझे माफ कर दीजिए जो मैंने आपसे इतना लंबा इंतजार करवाया। मास्टर यान यहाँ पर यूहो से कहते हैं कि तुम्हें माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं, हम लोग तो यहाँ पर चाहते हैं कि तुम हम सबको अपनी स्पिरिट सोल से इंट्रोड्यूस करवाओ। जो सुनकर तो यहाँ पर यूहो अपने सोल सी के अंदर से स्नो क्वीन को बाहर निकाल लेता है। स्नो क्वीन के यहाँ पर समन होते ही यूहो सबको कह रहा था कि इसे कहते हैं सोल स्पिरिट, जिससे सोल रिंग या सोल बोन की कभी भी जरूरत नहीं पड़ती। ये एक बहुत ही ज्यादा स्पेशल एक्सिस्टेंस है। इससे पहले इस तरह की स्पीशीज दुनिया में नहीं पाई जाती थी। जबकि वहाँ पर मौजूद बाकी के सारे लोग क्यूट सी स्नो गॉडेस को देखते हुए कह रहे थे कि वाह ये तो काफी ज्यादा क्यूट है। स्नो गॉडेस भी यहाँ पर सबके पास से गुजरने के बाद यूहो के पास आ जाती है। यूहो यहाँ पर बताता है कि मैंने इस क्यूट सी बच्ची का नाम रखा है स्नो गर्ल, और मेरी जो यहाँ पर 4 ऑरेंज सोल रिंग्स हैं ये भी मुझे स्नो गर्ल की वजह से ही मिली हैं। मास्टर फान यहाँ पर यूहो से सवाल करते हुए पूछते हैं कि आखिर स्नो गर्ल का ओरिजिन क्या है। यूहो भी यहाँ पर उनके सवाल का जवाब देते हुए कहता है कि चलो ठीक है, मैं आपको इसके ओरिजिन के बारे में शुरू से बताता हूँ। इसके अंदर मेरे कई सारे राज भी छुपे हुए हैं, जिसके बारे में यहाँ सिर्फ एल्डर मूव जानते थे। यूहो की ये बात सुनकर तो वहाँ पर मौजूद सभी लोग काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं।
दूसरी तरफ यहाँ पर यूहो ने अपनी कहानी सुनाना शुरू कर दी थी। वो यहाँ पर कहता है कि मेरी बॉडी में यहाँ पर एक टीचर रहा करते थे जिनका नाम था गॉड इलेक्ट्रोलक्स। अपनी कहानी को एंड करते हुए यहाँ पर यूहो कहता है कि वो वक्त बहुत ही ज्यादा अजीब था। गॉड इलेक्ट्रोलक्स ने हमें बचाने के लिए अपनी कॉन्शियसनेस को कुर्बान कर दिया। उन्होंने यहाँ पर स्नो क्वीन की सोल को दोबारा से मर्ज करते हुए स्नो गर्ल में बदल दिया। ये एक बहुत ही अलग स्पीशीज है जिसे बॉडी में रहने की कोई भी जरूरत नहीं। इसका जब भी दिल करे ये बॉडी से बाहर आ सकती है। मास्टर जुआन भी यूहो की कहानी सुनने के बाद कहते हैं कि मैंने बहुत लंबी जिंदगी गुजारी, लेकिन मेरी जिंदगी में भी कभी इतनी अजीब चीजें नहीं हुई। मैंने तो ये बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि कोई दूसरी डायमेंशन से एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल मैजिशियन कल्टीवेटर यहाँ पर आ सकता है। इसके अलावा वो हमारे यूनिवर्स के काफी ज्यादा फ्यूरियस बीस्ट की सोल को मर्ज करके इसी तरह की एक स्पिरिट सोल में बना सकता है। वाकई में वो इंसान काफी ज्यादा ताकतवर होगा। बाकी के सब लोग भी आपस में बातें करते हुए कहते हैं कि स्पिरिट सोल का कॉन्सेप्ट तो काफी ज्यादा अलग है। आज से 10,000 साल पहले हमारे सेक्ट के एक एंसेस्टर थे जिनका नाम था तांगसेन। उन्होंने इस कॉन्टिनेंट का पूरा इतिहास ही बदल दिया। उन्होंने यहाँ पर हिडन वेपन्स इंट्रोड्यूस करवाए और उन्हीं हिडन वेपन से यहाँ पर सोल गाइडेंस वेपन बने हैं। लेकिन यूहो हमें यहाँ पर लगता है कि तुम्हारे मास्टर यानी गॉड इलेक्ट्रोलक्स एक न्यू ही एरा को शुरू करना चाहते हैं, वो भी इन स्पिरिट सोल्स के साथ। मास्टर जुआन भी यहाँ पर यूहो से कहते हैं कि यूहो तुम्हें बहुत सोच समझ कर आगे कदम रखने होंगे, क्योंकि एक बार किसी को तुम्हारे इन स्पिरिट सोल के बारे में पता लग गया तो पूरा का पूरा कॉन्टिनेंट ही यहाँ तुम्हारे खिलाफ हो जाएगा। बल्कि हर एक कल्टीवेटर ही यहाँ पर इसी तरह की सोल स्पिरिट चाहेगा, क्योंकि ये काफी ज्यादा पावरफुल है। तभी अचानक यूहो भी उन्हें जवाब देते हुए कहता है कि वैसे मैं इस टेक्निक को अपने पास नहीं रखना चाहता, बल्कि मैं चाहता हूं कि मैं इस सोल स्पिरिट कॉन्ट्रैक्ट स्पेल को इस श्रेक एकेडमी के हवाले कर दूं। जिस पर मास्टर जुआन बहुत ही ज्यादा हैरान होते हुए यूहो से कहते हैं कि यूहो तुम एक मरतबा फिर से सोच लो, क्योंकि तुम्हारी सोल स्पिरिट बनाने वाली टेक्निक काफी ज्यादा खास है। अगर तुम इस टेक्निक को किसी और के हवाले कर देते हो तो वो भी तुम्हारी तरह एक अपने लिए स्पिरिट सोल को क्रिएट कर लेगा। जो सुनकर तो यहाँ पर यूहो भी उन्हें कहता है कि श्रेक एकेडमी ने मुझे बहुत कुछ दिया है। अगर श्रेक एकेडमी ना होती तो हो सकता है कि मैं आज यहाँ जिंदा भी ना होता। और वैसे भी एक मेरे मास्टर यानी गॉड इलेक्ट्रोलक्स की लास्ट विश थी। वो चाहते थे कि इन स्पिरिट सोल्स को यहाँ पर कॉमन कर दिया जाए। मैं चाहता हूँ कि श्रेक एकेडमी मेरे मास्टर की इस विश को पूरा करने में मेरी मदद करे। अगर हम इस तरह के सोल स्पिरिट्स को बनाना शुरू कर दें तो फ्यूचर में इंसानों और बीस्ट को इससे काफी ज्यादा फायदा होगा। इन दोनों के दरमियान अब तक जो भी जंग चल रही है वो हमेशा के लिए अमन में बदल जाएगी, क्योंकि हर एक कल्टीवेटर ताकतवर होने के लिए इस बीस्ट की जान लेता है और वो बीस्ट हमेशा के लिए उसकी बॉडी में कैद हो जाते हैं। लेकिन स्पिरिट सोल्स के मामले में बिल्कुल भी ऐसा नहीं होता। स्पिरिट सोल्स का जब भी दिल करे वो किसी भी कल्टीवेटर की बॉडी से अपनी मर्जी के मुताबिक बाहर आ सकती हैं। जो सुनकर मास्टर जुआन यूहो से कहते हैं कि मैं श्रेक एकेडमी और पोसाइडन पवेलियन को रिप्रेजेंट करता हूँ और इसीलिए मैं यहाँ पर यह फैसला करता हूँ कि हमें तुम्हारा ये गिफ्ट मंजूर है, लेकिन बदले में मैं भी तुम्हें एक तोहफा दूंगा। मैं चाहता हूँ कि तुम पोसाइडन पवेलियन के आगे आने वाली जनरेशन के मास्टर बनो। जो सुनकर तो यहाँ पर यूहो काफी ज्यादा शौक हो जाता है। उसने तो यहाँ पर इतने बड़े तोहफे की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं की थी। मास्टर यान भी यहाँ पर यूहो से कहते हैं कि प्लीज इसके लिए इनकार मत करना, हम सब टीचर ने मिलकर इस पर फैसला किया है और वैसे भी तुम इस चीज के बारे में बिल्कुल भी फिक्र ना करो। हम यहाँ पर तुम्हें काफी अच्छे तरीके से ट्रेन करेंगे ताकि तुम आगे आने वाले जनरेशन के लिए पोसाइडन पवेलियन के मास्टर बन सको। यूहो भी यहाँ पर उनकी इस तरह की बातें सुनते हुए आखिरकार इस चीज के लिए एग्री हो जाता है। इसके बाद नेक्स्ट सीन में हम लोग देखते हैं कि यूहो बाहर अपने दोस्तों के पास आ चुका था। ज़ू शेंगसी यहाँ पर यूहो से कह रहा था कि वाह मेरे भाई, तूने तो आते ही काफी ज्यादा कमाल कर दिया। अब तो हम पोसाइडन पवेलियन में तुम्हारी वजह से सार उठाकर चल सकेंगे। मिस जैंगनिन भी यहाँ पर ज़ू शेंगसी की बातें सुनकर उसे कहते हैं कि बेवकूफ मत बनो, यूहो बहुत ज्यादा टैलेंटेड है, इसीलिए यूहो को ये रेपुटेशन मिली है और हम लोग यूहो की इस रेपुटेशन का गलत इस्तेमाल नहीं करेंगे। और तुम भी ऐसा मत करना कि आगे चल के यूहो को तुम्हारी वजह से काफी ज्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़े। मिस जैंगनिन की ये बात सुनने के बाद मिस्टर बीबी भी जवाब देते हुए कहता है कि मिस जैंगनिन ने बिल्कुल ठीक कहा। आज कई अरसे बाद हम सब इकट्ठा हुए, इसलिए हम लोग न्यू टैंक सेट की तरफ जाएंगे और साथ ही साथ ज़ू शेंगसी ये तुम्हारे लिए है। कभी भी यूहो के नाम का इस्तेमाल करके कोई भी ऐसा काम मत कर देना जिससे यूहो को आगे चलकर तकलीफ उठानी पड़े। जो सुनकर तो ज़ू शेंगसी भी जवाब देते हुए कहता है कि अरे यार, मैं तो मजाक कर रहा था और मेरा ऐसा करने का कोई भी इरादा नहीं है। वैसे ये बात तो मानना पड़ेगी कि जब से यूहो श्रेक एकेडमी में आया है उसकी किस्मत तो आसमान छू रही है। सबसे पहले तो उसे इस तरह का करियर मिला और साथ ही साथ उसे इतना हसीन प्यार करने वाला भी मिल गया।
जो सुनकर तो वांग डोंग भी यहाँ पर ब्लश करती है। वांग डोंग को ब्लश करता देख सभी लोग हंस रहे थे। मिस्टर बीबी भी यहाँ पर अपनी बात को आगे कंटिन्यू करते हुए कहते हैं कि चलो ठीक है, अब हमें न्यू तांग सेट की तरफ जाना चाहिए। इसके बाद हम लोग देख पाते हैं कि सभी लोग चलते चलते आखिरकार न्यू तांग सेट की बिल्डिंग के बाहर पहुंच जाते हैं, जहां पर मिस नान आते हुए वांग डोंग को देखकर उसे भाभी के नाम से बुलाती है। वांग डोंग भी उसका ये लफ्ज सुनकर उससे कहती है कि नान, अब तुम भी मुझे तंग करोगी। जबकि पीछे की तरफ से यूहा भी मिस नान से कहता है कि नान, आज के बाद तुम हमें हमारे नामों से ही बुलाना, हम तुम्हारे दोस्त हैं। लेकिन दूसरी तरफ तो मिस नान यूहा को मास्टर के नाम से बुलाती है, क्योंकि यूहा के उस पर काफी ज्यादा एहसानात हैं। मिस नान यूहा से कहती है कि सबसे पहले तो तुमने मेरे मॉम डैड की सोल को आजाद करवाया, उसके बाद मुझे इस जगह पर भेजकर मेरी नई जिंदगी को शुरू किया। मैं वादा करती हूँ कि यूहा, मैं तुम्हारा और तुम्हारे इस तांग क्लैन के इस एहसान का बदला जरूर चुकाऊंगी। जो सुनकर तो यूहा भी उससे कहता है कि नान, मैंने तुमसे कहा ना कि आज से तुम तांग सेट के एक मेंबर हो और हम सब तुम्हारे दोस्त हैं, इसलिए तुम्हें हमारे साथ इतना ज्यादा पोलाइट होने की कोई जरूरत नहीं। तुम्हारे साथ पास में जो कुछ भी हुआ तुम उसे भुला दो और आगे अपनी नई लाइफ को एंजॉय करो। जो सुनकर तो सभी मिस नान को अप्रिशिएट करते हैं। मिस नान भी इस फैमिली को पाकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। इसके बाद मिस नान इन लोगों से कहती है कि चलो ठीक है, मुझे अभी तांग सेट के लिए कुछ चीजें खरीदने के लिए जाना होगा। इसके बाद वो यहाँ से जाते हुए सभी लोगों को अलविदा कर देती है। इसके बाद ये लोग भी तांग सेट के दरवाजे के बाहर आकर खड़े हो जाते हैं। वांग डोंग भी यूहा से कहती है कि जब पिछले 2.5 साल से तुम और केटाओ सन एंड मून एम्पायर के अंदर प्रैक्टिस कर रहे थे, तब हमने पीछे से कोशिश की कि हम लोग न्यू तांग सेट को उसके पांव पर खड़ा करें। इस सब में श्रेक एकेडमी ने भी हमारा बहुत ज्यादा साथ दिया। सबसे पहले हमने ये जगह खरीदी और आखिरकार तांग सेट को पैरों पर खड़ा कर दिया। तभी मिस्टर बीबी भी यहाँ पर इन सभी लोगों से कहता है कि अभी भी कुछ चीजें ऐसी हैं जिनको करना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि यूहा और केटा तुम भी तांग सेट के डिसाइपल्स हो, तो मैं तुम्हें तुम्हारे ही नए घर में वेलकम करता हूँ। चलो अंदर की तरफ चलते हैं। ये सब कहने के बाद हम लोग देख पाते हैं कि तांग सेट के दरवाजे खुल जाते हैं। यूहा यहाँ पर सैड होते हुए अपने आप से कहता है कि काश मिस टांगिया तुम भी यहाँ पर हमारे साथ होती। मैं मिस्टर बीबी के दिल में तुम्हारा दर्द महसूस कर पा रहा हूँ। मुझे पता है कि मिस्टर बीबी ने ये सब तुम्हें ही खुश करने के लिए किया है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि ये लोग तांग क्लैन के अंदर एंटर हो चुके थे, जहाँ पर मिस्टर बीबी इन सभी को बताते हैं कि फिलहाल तांग सेट 2 हिस्सों में डिवाइडेड है, इनर हॉल और आउटर हॉल। इनर हॉल की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि वो इस सेक्ट को मैनेज करे, साथ ही साथ वो न्यू सोल गाइडेंस डिवाइसेस की प्रोडक्शन का भी काम करेगी। साथ ही साथ आउटर हॉल फॉरेन अफेयर्स, नेगोशिएशन और जंग की तैयारियों को भी संभालेगा। जैसा कि यूहा और केटा तुम लोगों को अच्छे से मालूम है कि आज का ये एरा सोल गाइडेंस पर ही डिपेंडेड है, इसीलिए तुम्हारे कंधों पर बहुत ही भारी जिम्मेदारी ये है कि तुम लोग नए नए सोल गाइडेंस डिवाइसेस को बनाते हुए तांग सेट को और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर दो। जो सुनकर तो यूहा और केटा भी इस जिम्मेदारी को उठाने के लिए तैयार हो चुके थे। दूसरी तरफ मिस्टर बीबी भी इन सभी को बताते हुए कहता है कि मैं फिलहाल आउटर हॉल को संभाल रहा हूँ। मेरे कंधों पर फॉरेन अफेयर्स और साथ ही साथ न्यू टांग क्लैन के लिए काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग डिसाइपल्स को ढूंढकर लाने की जिम्मेदारी है। यूहा यहाँ पर ये सब सुनने के बाद वांग डोंग से सवाल करते हुए पूछता है कि वांग डोंग, आखिर तुम्हारे कंधों पर क्या जिम्मेदारी है? जिस पर जियाओ खुद ही एक्साइटेड होते हुए इस बात का जवाब देते हुए कहती है कि वांग डोंग हम सब में से बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। वो ऑलरेडी अपने लेवल 61 पर पहुंच चुकी है और एक सोल एम्परर वॉरियर होने के नाते उस पर बैटल्स की जिम्मेदारियां हैं। जो सुनकर तो यूहा वांग डोंग से और भी ज्यादा इम्प्रेस हो जाता है। इसके बाद वांग डोंग भी यूहा से कहती है कि हमारे हाउतियान सेक्ट और तांग सेक्ट के दरमियान काफी ज्यादा डीप ताल्लुकात रह चुके हैं। उन्हीं रिलेशनशिप्स की बेस पर मेरी ये जिम्मेदारी बनती है कि मैं सभी लोगों के साथ मिलकर तांग सेक्ट को दोबारा से उसकी ऊंचाइयों पर लेकर आऊं। दूसरी तरफ मिस जियांगनेन भी यूहा से कहती है कि मेरी और जियाओ की ये जिम्मेदारी है कि हम लोग तुम्हारे लिए बिजनेस को हैंडल करेंगे, ताकि हम लोग मार्केट में तुम्हारे बनाए गए सोल गाइडेंस वेपन्स को सेल कर सकें। इससे हम अपने तांग सेट को और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं और मुझे लगता है कि हमें इस बिजनेस में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली, क्योंकि तुम्हारे वेपन्स काफी ज्यादा कमाल के हैं। तभी अचानक हम लोग देख पाते हैं कि केटाओ आगे की तरफ बढ़ते हुए यूहा की उसी जुजी क्रॉसबो को उठा चुका, जिसके बारे में केटाओ कह रहा था कि हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, ये जुजी क्रॉसबो एक लेवल 5 के कस्टम सोल गाइडेंस कैनन से भी ज्यादा पावरफुल है। साथ ही साथ इसका प्लस पॉइंट ये है कि जुजी क्रॉसबो को इस्तेमाल करने के लिए आपको बहुत ही कम सोल पावर इस्तेमाल करना होगी, जिसकी वजह से हमारे कॉम्पिटिटर्स को काफी ज्यादा प्रॉब्लम होगी। बिजनेस में तो हमें कोई भी नहीं रोक पाएगा। पर तभी अचानक मिस्टर बीबी भी इन सभी लोगों से कहता है कि मैं तुमसे एक बार डिस्कस करना चाहता था।
मैंने इस बात को नोट किया है कि हमारी श्रेक एकेडमी में काफी ज्यादा अनजान लोग घूम रहे हैं, और ये सिर्फ हमारी श्रेक एकेडमी में नहीं हो रहा बल्कि बाकी के तीनों कॉन्टिनेंट में भी इसी तरह हो रहा है। जैसे कि तुम लोग शुरू से ही जानते हो कि सानमून कॉन्टिनेंट ने यूहा को मरवाने की कोशिश की थी। वो श्रेक एकेडमी से बहुत ज्यादा डर रहे हैं। इसके बाद यूहा भी मिस्टर बीबी की बात का जवाब देते हुए कहता है कि अच्छा, मैं समझ गया, ये भी टैंकसेट की सही ताकत शो करने का वक्त नहीं है। अगर फिलहाल हमने अपनी ताकत को शो करने की कोशिश की तो इससे हमें और भी ज्यादा प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ेगा। जो सुनकर तुम मिस्टर बीबी भी इनसे कहते हैं कि हाँ, तुमने बिल्कुल सही समझा, हम अंधेरे में रहते हुए अपने आप को पावरफुल करेंगे और हमें कोई भी जरूरत नहीं कि हम बाहर के किसी आदमी को अपनी ताकत के बारे में बताएं। और अगर इसी तरह हम लोग आहिस्ता आहिस्ता खुद को ग्रो करते रहे तो एक वक्त जरूर आएगा कि टैंक सेट का मुकाबला कोई भी नहीं कर पाएगा। यहाँ मिस्टर बीबी का ये प्लान तो सभी को बहुत ज्यादा पसंद आता है और सभी इस प्लान से एग्री करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट सीन में हम देख पाते हैं कि वांग डोंग ने यूहा को अकेले में किसी जगह पर बुलवा लिया था। यूहा भी यहाँ पर आते हुए वांग डोंग से सवाल करते हुए पूछता है कि आखिर तुमने मुझे इस जगह पर क्यों बुलवाया, जिस पर वांग डोंग भी जवाब देते हुए कहते हैं कि याद है तुमने एक लड़की के बारे में मुझसे बात की थी कि वो बिल्कुल मेरी तरह दिखती है। मैं उसी के बारे में सोच रही थी और मैंने यहाँ पर मिस यावी से भी उस बारे में बात की, जिस पर उन्होंने मुझे बताया कि हाँ, कल एक लड़की बिल्कुल जो मेरी तरह दिखती है वो श्रेक एकेडमी में आई है। इसलिए हम लोग उस लड़की यानी वांग काइनी से मिलने के लिए जा रहे हैं ताकि हम उस लड़की के बारे में पता लगा पाएं। यहाँ ये सब कहने के बाद वांग डोंग यूहा का हाथ पकड़ते हुए एडमिशन प्लेटफॉर्म की तरफ रवाना हो जाती है, जहाँ दूसरी तरफ हम श्रेक एकेडमी में वांग काइनीर को भी देख पाते हैं, जिसके बहुत ही लंबे और खूबसूरत बाल थे। सभी लोग वांग काइनीर की इस खूबसूरती को देखते हुए काफी ज्यादा हैरान थे, जबकि वांग डोंग भी काफी ज्यादा खूबसूरत है। ये दोनों एक ही रास्ते से गुजरते हुए उस एडमिशन प्लेटफॉर्म की तरफ जा रही थी, जबकि यूहा भी वांग डोंग का पीछा करते करते उसी के पीछे आ रहा था। एडमिशन प्लेटफॉर्म पर पहुंचने के बाद हम देख पाते हैं कि मिस वांग काइनीर तो यहाँ पर पहले से ही मौजूद है, जहाँ पर टीचर वांग काइनीर से कह रहे थे कि मिस वांग काइनीर, आपको अपने फेस से वेल हटाना होगा, क्योंकि एडमिशन के वक्त टीचर्स का स्टूडेंट्स के फेस को देखना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये सुनने के बाद वांग काइनीर भी बिल्कुल ऐसा ही करती है। वो जैसे ही अपने फेस से वेल को हटाती है, सभी लोग उसकी इस खूबसूरती को देखकर और भी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। तब तक पीछे से वांग डोंग भी वहाँ पर पहुँच चुकी थी। दो खूबसूरत लड़कियां यहाँ पर मौजूद थी और सभी लोग उन्हीं को ही देखते जा रहे थे। यहाँ पर इन दोनों का जब एक दूसरे को देखकर पहली मरतबा आमना सामना हुआ तो ये दोनों भी एक दूसरे को देखकर काफी ज्यादा हैरान थे। कोई भी नहीं जानता कि आखिर इन दोनों के बीच क्या रिश्ता है। और इसी सीन के साथ हमारा ये वाला एपिसोड भी यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।